हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। कल एग्ज़ाम है बेटा। और अपने को आज जो बचा हुआ चैप्टर्स उसको कंप्लीट करना है। आई होप आपने पहले के वीडियोस में सारी तैयारी कर ली होगी, देख लिया होगा और प्रॉपर नोट्स बना लिए होंगे, राइट? ठीक है, तो आज हम बाकी के बचे हुए 2 चैप्टर्स करने वाले हैं फटाफट में। ठीक है, अपने नोट पैड और पेन साथ में लेके बैठ जाओ और नोट करना स्टार्ट करो। जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा का वैसा आएगा एग्जाम में, और वैसा का वैसा लिख के आना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस प्रेडिक्शन करेंगे और साथ में आंसर्स भी यहाँ पर रिपीट करेंगे और लिखेंगे साथ में, राइट? और बीच बीच में आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ में। तो हमारा जो चैप्टर बचा हुआ था वो था एनएलपी। तो बेटा एनएलपी में पढ़ना क्या है पहले तो ये समझ लो, हमको बताना है क्या है और उस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, वैसे हमको बताना पड़ेगा। तो अभी हमारा सारा का इंट्रोडक्शन का वाली पार्ट है कि इसका एप्लीकेशंस क्या है। हमारे हर एक चैप्टर में दिया है एप्लीकेशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो एनएलपी आपको पता है डोमेन है एआई का। 3 डोमेन मैंने आपको पहले बताए थे, डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन और तीसरा है एनएलपी। तो हम बात कर रहे हैं एनएलपी की। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ध्यान रखो, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, नेचुरल की जगह कुछ और लिखना नहीं है। ठीक है, एमसीक्यू में आ सकता है कि एनएलपी का फुल फॉर्म क्या है, आपको यही लिख के आना है। एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया 1 मार्क का कि एमसीक्यू में आ सकता है, राइट? अभी करता क्या है एनएलपी, हमको सबको पता है कि हमारी ह्यूमन लैंग्वेज को प्रोसेस करता है या टेक्स्ट को प्रोसेस करता है, और ये बताता है कि इसका मीनिंग क्या है, टेक्स्ट का मीनिंग क्या है। ठीक है, टेक्स्ट को या वॉइस को, दोनों को प्रोसेस कर सकता है। तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन कौन सी एप्लीकेशन हैं जो अभी चल रही हैं, जिससे हमको समझ में आएगा कि ये क्या कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो बाकी सब छोड़ के बाकी सब पेज स्किप करते हैं, और ये वाला एक पीडीएफ मैंने आपको भेजा हुआ है, और इसी पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ, यही पीडीएफ से पूछा भी जाएगा, और यही पीडीएफ इस वीडियो के साथ टैग भी करने वाला हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। पहला जो आता है एप्लीकेशन वो है ऑटोमेटिक समराइजेशन। तो ऑटोमेटिक समराइजेशन आजकल जितने भी हमारे जीपीटी चल रहे हैं या हमारा ये चल रहे हैं, उसमें क्या होता है कि हम बोलते हैं कि जैसे जेमिनाई है, वो आप मेल के थ्रू अगर चलाओगे, उसको माइक्रोसॉफ्ट के साथ में चलाओगे या जीमेल के साथ में चलाओगे, तो उसमें ऑप्शन आता है कि आपके जो भी ईमेल है क्या उसकी समरी निकाल के दिखा दे। ठीक है, तो आप एक क्लिक करते हो वो समरी निकाल कर दिखा देता है। दैट मीन्स आपको पूरा 10 पेज का कंटेंट नहीं पढ़ना, ये समरी निकाल के देगा। पूरे टेक्स्ट को खुद रीड करेगा, उसकी समरी क्या बनती है वो निकालेगा और आपको दिखाएगा। तो ऑटोमेटिक समराइजेशन ये टूल है जो एनएलपी को यूज करता है। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा चलन में है, सारे खासकर जीमेल के साथ में ये एम्बेडेड है, क्योंकि ये जेमिनाई हमारा जी इसका ही है, गूगल का ही, इसीलिए उसके साथ में एम्बेडेड है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। पहले आपको लिखना है ऑटोमेटिक समराइजेशन, कीवर्ड यही है। ठीक है, जो मैंने बताया एग्जांपल नहीं लिखना है, पहले लिखना है ऑटोमेटिक समराइजेशन। इसको एक्सप्लेन करेंगे और इसका एग्जांपल में आपको बताएंगे जीमेल विच समराइज द मेल। ठीक है, समरी बना देता है मेल की। नेक्स्ट एग्जांपल है सेंटिमेंट एनालिसिस। ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उससे सेंटिमेंट निकालता है कि उसका मीनिंग क्या निकल रहा है। कोई बंदा टाइप कर रहा है वो उदास है, खुश है, जैसे फीडबैक अगर हम टाइप करते हैं, कस्टमर्स हैं, तो एक पैराग्राफ लिख दिया हमने, उसमें से क्या समझ में आया, क्या सेंटिमेंट निकल के आया है, वो बताता है। ठीक है, कि वो खुशी में लिख रहा है या दुख में लिख रहा है या परेशानी में लिख रहा है या न्यूट्रलाइज होकर लिख रहा है। तो ये सेंटिमेंट निकालता है उस चीज़ के। आजकल फेसबुक पे या मेटा, जो मेटा का है एप्लीकेशन, उसमें अगर आप लिखते हो किसी के लिए कि हाँ मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे नहीं जीना चाहिए, तो बेसिकली यूएस में ये हुआ है कि वहाँ की पुलिस को कॉल हुआ और वो लोकेशन भेज दिया कि ये बंदा पर परेशानी में है और जाके इसको ज़रूरत है या तो ये सुसाइड कर सकता है। तो ये सेंटिमेंट एनालिसिस कंपनी फीडबैक के लिए यूज़ करती है कि कस्टमर ने कैसा फीडबैक दिया। अगर स्टार रेटिंग नहीं दे रहा है तो फीडबैक कैसा दिया है, आप टेक्स्ट में लिखते हैं तो यहाँ से फीडबैक निकलता है। क्लियर है? सेंटिमेंट एनालिसिस ये दूसरा कीवर्ड है, राइट? आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड हमारा आता है टेक्स्ट को क्लासिफाई करना, कि किस टाइप का टेक्स्ट है वो स्पोर्ट्स में जाता है। जैसे हमारा इसका एप्लीकेशन से ईमेल्स, खासकर जीमेल का जो मेल है, वो क्या करता है, हमारे इनबॉक्स में जो मेल आते हैं उस मेल को क्या करता है, क्लासिफाई करता है, उसका कंटेंट रीड करता है, उसके हिसाब से उसने अलग अलग मेल बॉक्स में बना रखा है। एक बना रखा सोशल, एक बना रखा स्पैम,
एक बना रखा है इनबॉक्स हमारा, तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिक मेल को वो फिल्टर कर लेता है। ये मेल फिल्ट्रेशन इसका एग्जाम्पल है। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन का जो एग्जाम्पल है वो है मेल फिल्टरेशन। ठीक है, यहाँ पे नीचे देखो लिखा हुआ है स्पैम फिल्टरिंग इन ईमेल। इवन सोशल का अलग कर देता है कि सोशल वाला ये है, इंपॉर्टेंट वाला अलग है, वर्क वाला अलग है। तो ये टेक्स्ट को क्लासिफाई कर देता है, क्लासिफिकेशन में पढ़ा हुआ ऊपर याद है। हाँ, लेकिन ये किस में यूज हुआ है, एनएलपी में हुआ है। क्लासिफिकेशन एक तरह का एल्गोरिथम है जो क्लासिफाई करता है अलग अलग चीज़ों को। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन का यूज हुआ है एनएलपी के अंदर। ठीक है, और जीमेल का एग्जांपल आप जरूर लिख के आओगे कि वहाँ पे स्पैम मेल फिल्टर करता है और सोशल वाले मेल अलग फिल्टर करता है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल जो आपको हमेशा से पता है, वर्चुअल असिस्टेंट, सीरी, एलेक्सा, कोटाना, गूगल असिस्टेंट, ये सारे के सारे वर्चुअल असिस्टेंट हैं। और ये भी क्या करते हैं, हमारे टेक्स्ट को या वॉइस को ये प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो वॉइस प्रोसेसिंग के लिए वर्चुअल असिस्टेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जितने भी हमारे चैट बॉट्स हैं वो सारे के सारे भी इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, अच्छा, एनएलपी में फिर से हम स्टार्ट करेंगे हमारा एआई प्रोजेक्ट साइकिल। देखो हम ये चैप्टर सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर तक, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 तक हम पहुंच गए हैं, तो भी ये एआई प्रोजेक्ट साइकिल हमारे साथ में चल रहा है। तो साइकिल वैसा का वैसा चलेगा। यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स हैं वो दिए जाएंगे आपको एनएलपी के थ्रू, और वहाँ पे आपको जो मैंने टेम्पलेट बताया था उसको भी अगर भरना है तो उसके थ्रू ही भरना है, सेम टेम्पलेट जाएगा, कोई चेंजेस नहीं है। तो ये एक एप्लीकेशन बेस्ड फिर से आ सकता है यहाँ पे। वैसे आपको एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, किस एप्लीकेशन से हैं और उसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। प्रोजेक्ट साइकिल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें ये वाला जो टर्मिनोलॉजी है जो मैं बता रहा हूँ सीबीटी, ये एक बार याद कर लो। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है ये, जो डॉक्टर्स यूज करते हैं बहुत ज़्यादा। कब? जब किसी का नेचर पता करना हो या नेचर के हिसाब से वो कैसा उदास बैठा है तो उसको ठीक करना, या जितने भी थेरेपिस्ट होते हैं ये लोग यूज करते हैं इसको। ठीक है, तो एक ये एप्लीकेशन है उसका। क्लियर? सीबीटी बोलते हैं इसको, कॉग्निटिव कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। किसी का बिहेवियर, मैं हो सकता हूँ कि कोई स्ट्रेस में है तो डॉक्टर पास नहीं जाता, यार स्ट्रेस ठीक है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो स्ट्रेस में है या डिप्रेशन में है। लेकिन लोगों को बात करने से समझ में आता है कि नहीं यार बंदा डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, डिप्रेशन में है, डॉक्टर की ज़रूरत है इसको। लेकिन वो खुद साइकेट्रिस्ट के पास तो नहीं जाएगा ना। सो साइकेट्रिस्ट धीरे धीरे करके बातचीत करके ये चीज़ों को निकालते हैं, और इसको बोलते हैं सीबीटी। तो हमारे चैटबॉट्स भी यही कर रहे हैं आजकल, ऐसे चैटबॉट्स बन रहे हैं जो समझ में आता है उसको कि बंदे का नेचर क्या है या वो डिप्रेशन में है, और वो डॉक्टर्स को बताता है कि डिप्रेशन में है। इसका एक प्रॉब्लम स्कोपिंग बनाया हुआ है। इसको हम छोड़ रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ये आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, हमने देखा है कि कैसे यूज़ करना है, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। डेटा एक्विजिशन आपको मैंने पढ़ा रखा है, इसको फिर से एक बार बस ओवरव्यू देख लो। एक्सप्लोरेशन हमको पता है, मॉडलिंग पता है, एवेल्युएशन हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें है नहीं लेकिन क्वेश्चन बनेंगे। चैटबॉट्स, कुछ चैटबॉट के नाम बेटा ज़रूर याद करके जाओ क्योंकि वहाँ पे एग्जाम्पल में लिख के आना पड़ेगा। एक हैप्टिक का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि हैप्टिक कौन सा एप्लीकेशन है, तो ये किसका एप्लीकेशन है, एनएलपी का एप्लीकेशन है। ठीक है, एक तरह का चैटबॉट ही है। हैप्टिक है, मित्सुकु बॉट है, क्लेवर बॉट है, जबर वैकी है, ये सब एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए कि किसके एग्जाम्पल्स हैं। राइट? और हैप्टिक का मैंने स्पेशली आपको बताया, हैप्टिक का क्वेश्चन बनता है किसका एप्लीकेशन है, वहाँ पे याद ही नहीं आता हम लोगों को, इसीलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्ट बॉट एंड स्मार्ट बॉट। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत बार आया है, और ये क्वेश्चन आएगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। अगर सिंपल में बोले तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि स्क्रिप्ट बॉट और स्मार्ट बॉट क्या होता है लिखो, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन बना। और डिफरेंस बिटवीन में आता है तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पढ़ लो ढंग से। स्क्रिप्ट बॉट कौन से बॉट होते हैं, जो ऑटोमेटिक नहीं चलते हैं, स्क्रिप्टेड होते हैं कि इसमें इतना ही काम होगा। ठीक है, स्टेप्स लिखा होते हैं और उसी को फॉलो करता है। स्मार्ट बॉट आपके इनपुट्स को पढ़ लेता है, रीड कर सकता है और उसके हिसाब से आपको आउटपुट दे सकता है। इवन आउटपुट बना भी सकता है खुद का, जनरेटिव है ये, एक तरह से जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए कोडिंग रिक्वायर्ड है बहुत ज़्यादा, इसके लिए कोडिंग कम रिक्वायर्ड है स्क्रिप्ट बॉट के लिए। और इसमें स्क्रिप्ट बॉट में फंक्शनलिटी लिमिटेड होती है, जैसे हम लोग कॉल करते हैं ना कस्टमर केयर वाला, ये करना है तो एक दबाओ, वो करना है तो दो दबाओ, ये करना है 3 दबाओ, तो उसके पास
मैक्स टू मैक्स 9 से 10 ऑप्शन होते हैं, है ना, उससे ऊपर ऑप्शन नहीं होते हैं। लेकिन स्मार्ट बोर्ड के पास अनलिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, आप कितना भी पूछोगे वो बताएगा। ठीक है, तो स्मार्ट है। हाँ, इसकी फंक्शनलिटी बहुत ज़्यादा वाइड है स्मार्ट बोर्ड की, और स्क्रिप्ट बोर्ड की बहुत लिमिटेड फंक्शनलिटी है। क्लियर। और हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे तो हम लोग खुद का एक बॉट बनाएंगे, लेकिन एग्जाम्स के बाद में। ठीक है, कौन सा वाला बॉट बनाएंगे? हाँ, स्क्रिप्टेड भी बना सकते हैं और स्मार्ट भी बनाएंगे, दोनों बनाएंगे हम लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मुझसे कनेक्टेड रहोगे तो ये सब बनाना सीखोगे। बाकी सब छोड़ दो। ह्यूमन लैंग्वेज वर्सेस कंप्यूटर लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो उसको छोड़ दो। कोई क्वेश्चंस नहीं बनने वाले उसमें से, और बनते भी नहीं है, अभी तक देखी भी नहीं गए। हाँ, बस एक डिफरेंस अगर पूछा है कि ह्यूमन लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, तो computer language only understands binary things, number one. Human can understand number of languages या number of words, expressions also. ठीक है, और we can read out the meaning between the sentences. हम सेंटेंस के बीच का मीनिंग भी निकाल लेते हैं, हम बोल रहे हैं कुछ, मीनिंग कुछ और निकल रहा है, इशारे भी समझ जाते हैं ना, वैसे वाली। ठीक है, सो मीनिंग अगर वर्ड का कुछ और निकलता है तो भी हम समझ जाते हैं, दैट्स अ डिफरेंस ओनली। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। परफेक्ट सिंटेक्स एंड नो मीनिंग अगर होता है तो हम समझ जाते हैं। और डेटा प्रोसेसिंग, अच्छा, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन 100% आएगा बच्चों, टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन का क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है मैंने आपको पढ़ाया था, और फिर से बता दूंगा नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसके। तो नॉर्मलाइजेशन में सबसे पहला स्टेप होता है सेंटेंस सेगमेंटेशन। सपोज मेरे पास कोई एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तो पैराग्राफ को नॉर्मलाइज करने के लिए पहला स्टेप लिख लो ना, स्टेप नंबर 1, सेंटेंस सेगमेंटेशन। हर एक सेंटेंस को फुल स्टॉप से अलग अलग कर लेना है, जहां जहां फुल स्टॉप है उसको अलग अलग लाइन में लिख लेना है। लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5, ऐसे करके। ठीक है, समझ गए? तो ऐसे कॉर्पस बना लेना अलग अलग, सेंटेंस सेगमेंटेशन हो गया अलग अलग। उसके बाद क्या करना है, सेकंड स्टेप आती है टोकनाइजेशन। टोकन बनाना है, मतलब अभी तो सेंटेंस बना है फुल स्टॉप को देख के, अब बनेगा हमारा स्पेसेस को हटा हटा के एक एक वर्ड निकालना पड़ेगा। तो वर्ड 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 निकालो, जैसे इसमें लिखा है ना, ये दिखा रहा है, एक एक वर्ड निकाला। ठीक है, इवन कॉमा भी निकाला, फुल स्टॉप भी निकाला, स्पेस भी निकाला, अंडरस्कोर भी निकाला। तो स्पेस, जहां जहां स्पेस आया उससे हटा हटा के हमने एक एक अलग अलग टोकन निकाले, टोकन्स बना दिए उसके। ठीक है, अब थर्ड स्टेप जो आती है, थर्ड स्टेप, तीसरी स्टेप क्या है? तीसरी स्टेप है रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स, ऐसे स्टॉप स्पेशल कैरेक्टर्स एंड नंबर्स। अगर स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, जैसे ये दिया है फुल स्टॉप, डैश, विथ, ऑन, द, इन, तो ये ऐसे ऐसे वर्ड्स जो सपोर्टिंग वर्ड्स हैं उनको हटा देने का है। ठीक है, रिमूव द स्टॉप वर्ड्स, ऐसे स्टॉप वर्ड जिस जिस जो सपोर्टिंग वर्ड्स है मेरे सेंटेंस में, उसको हटाना, सिर्फ मेन वर्ड्स ही रखने हैं। बात समझ में आ गई? ये मेरा कौन सा स्टेप है? स्टेप नंबर 3 है। ठीक है, कम टू द स्टेप नंबर 4। अब मेरे पास क्या बचा? ये सारे स्टेप स्टॉप वर्ड्स दिखा रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी जो मेरे पास वर्ड्स बच गए हैं उसको मुझे कॉमन केस में कन्वर्ट करना है। कॉमन केस, चौथा स्टेप, कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू अ कॉमन केस। सो कॉमन केस जो है, मतलब उसको एक प्रॉपर कॉमन केस, जैसे कि यहाँ पे हेलो को स्मॉल हेलो में लिखा है, तो सबको स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर लो। अगर कैपिटल कहीं कुछ है, जैसे फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, कुछ कंट्री का नाम लिखा है उसमें कैपिटल होता है, आई लिखा है तो आई कैपिटल है उसमें, वैसे तो आई हट जाएगा, पर वो हेलो अगर वहां से ऐसा वर्ड आ जाएंगे मेरे पास। ठीक है, तो ऐसे मेरे पास वर्ड्स आ गए, ये मेरा चौथा स्टेप था। ठीक है, लिख लिया नंबर 4? अच्छा, लिख लेना। अगर नहीं लिखा तो दोबारा से कॉपी लेके आओ, वीडियो बैक करो और दोबारा से लिखो। पांचवा, पांचवा स्टेमिंग। स्टेमिंग का क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है, स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन में डिफरेंस आ सकता है। तो स्टेमिंग सुन लो कि स्टेमिंग क्या होता है। स्टेम मतलब रूट, स्टेम रूट के पास होता है ना, जड़ के पास स्टेम होता है पेड़ का। तो अपने रूट्स की तरफ लौटना, मतलब हमारा वर्ड किससे बना है वो उस वर्ड की तरफ आना। जैसे मैंने बनाया स्टेमिंग, तो स्टेम से बना है, लेकिन इसमें एक एम ज्यादा है, राइट? तो मेरे पास पूरा वर्ड कैसे बनेगा? अगर सिर्फ किसी भी वर्ड्स में से अगर मैं आईएनजी हटा दूं, ईडी हटा दूं, ईएस हटा दूं, आईईएस हटा दूं,
तो वो क्या बन जाएगा, उसका स्टेम वर्ड बन जाएगा। जैसे स्टडीज का नहीं हटा सकते हम लोग, क्योंकि उसमें आईएस हटेगा तो मुश्किल होगी। वाई अगर हटा दूं किसी चीज में से, एस आता, जैसे वर्ड्स है, वर्ड्स लिखा है, इसमें सिर्फ एस हटा दूं तो वर्ड बनेगा। वर्ड मेरा जो वर्ड है क्या है, नॉर्मल वर्ड है। इसमें से टी ईडी हटा दूं, कन्वर्टेड में से ईडी हटा दिया मैंने, तो क्या बन गया, कन्वर्ट। कन्वर्ट मेरा स्टैम वर्ड है, लेकिन उसमें ईडी जोड़ दिया तो मैंने एक अलग से मीनिंग बना लिया उस वर्ड का। आगे बात समझ में। जहाँ पे एफिक्सेस होते हैं, जैसे ईडी, एस, ईएस, आईईएस, आईएनजी, ये सब हटाने के बाद जो वर्ड बचता है उसको बोलते हैं स्टेम वर्ड, और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टैमिंग। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल एफिक्सेस फ्रॉम द वर्ड्स आर नोन इज नोन एज स्टैमिंग। क्लियर हो गया डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं। इसका बड़ा भाई है हमारा लेमेटाइजेशन। तो अगर मुझे लैमा बनाना है, लेमेटाइजेशन कहाँ से बना वर्ड, वो बना लैमा से। ठीक है, लेमेटाइजेशन बना लैमा से। अब जैसे मैंने कोई वर्ड लिखा है जिसका नाम है स्टडीज, STUDIES, तो अगर इसमें से मैंने ES हटा दिया तो STUDI बचा। तो STUDI कोई वर्ड नहीं होता, तो इसको STUDY बनाना पड़ेगा। तो STUDY बनाने को हम बोलते हैं लेमेटेशन। मतलब हमको किसी जो मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, डिफरेंस आ रहा है, तो ऐसे वर्ड को अपने स्टेम वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए लेमेटेशन का यूज करना पड़ता है। इससे एक डिक्शनरी होती है, उस डिक्शनरी में से ये मीनिंगफुल वर्ड चुनता है कि इसके आसपास ये वाला वर्ड आ रहा है, इसका मीनिंग ये होगा, और वहां से प्रॉपर वर्ड उठा के लाता है। ठीक है। तो ये छठवां स्टेप है लेमेटाइजेशन। स्टेमिंग मेरा जो था वो पांचवा था, लेमेटाइजेशन छठवा है। तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में कुल मिला के 6 स्टेप थी, मैंने आपको 6 स्टेप बता दिए। भूलना मत, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा। ठीक है, 100% आएगा। आप अगर सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसमें भी आपको इसका क्वेश्चन मिल जाएगा, और आपको 100% आएगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन यही बनता है। और जैसे हमने वहाँ पे देखा था हमारी मार्किंग स्कीम में कि 4-4 मार्क्स से 2 क्वेश्चन बनते थे। तो एक क्वेश्चन बना हमारा कौन सा, स्मार्ट बोर्ड चैट बोर्ड का, और दूसरा क्वेश्चन बना है हमारा नॉर्मलाइजेशन का। क्लियर हो गई बात। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने 8 मार्क्स आपको यहाँ बता दिया ऑलरेडी। ठीक है, फिर मत बोलो सर आपने बताया नहीं था। जैसे केयरिंग का केयर बना। ठीक है, स्टैमिंग और लेमेटेशन के अंदर। चलो अब आता है नेक्स्ट, बैग ऑफ वर्ड्स। या तो बेटा नॉर्मलाइजेशन आएगा या तो बैग ऑफ वर्ड्स आएगा। ज्यादा चांसेस है बैग ऑफ वर्ड्स आने के। कारण बताता हूँ क्यों ज्यादा चांसेस है। ज्यादा चांसेस इसलिए हैं क्योंकि बैग ऑफ वर्ड्स में नॉर्मलाइजेशन का यूज हो जाता है, तो एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इजीली, इसलिए इसका क्वेश्चन जरूर आता है बैग ऑफ वर्ड्स का। अगर नॉर्मलाइजेशन का नहीं आया तो बैग ऑफ वर्ड्स का आता है। ठीक है, तो बैग ऑफ वर्ड्स का पहला स्टेप ही है क्या है, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है नॉर्मलाइजेशन, नंबर 1। फिर नॉर्मलाइजेशन आपको वहां पूरा समझाना पड़ेगा बैग ऑफ वर्ड्स में जाके। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है बैग ऑफ वर्ड्स में, बैग ऑफ वर्ड्स में हमारे पास ये लिखा है देखो, स्टेप्स अप्रोचिंग टू इम्प्लीमेंट बैग ऑफ वर्ड्स। तो पहला स्टेप क्या दिखा है यहाँ पे, टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन, जिसमें पहले हम 6 स्टेप पढ़ चुके हैं। दूसरा बनता है क्रिएट डिक्शनरी। डिक्शनरी का मतलब जो हमने वहाँ पे यूनिक वर्ड्स निकाले थे ना, है ना, नॉर्मलाइजेशन के अंदर जो हमने वोकेबलरी बनाई थी, वो डिक्शनरी है यहाँ पे। फिर बनेगा डॉक्यूमेंट वेक्टर्स, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको नीचे। तो इसमें 3-4 ये स्टेप है, ये 4 स्टेप हमको लिखनी पड़ेगी। चाहो तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो कि इसमें 4 स्टेप होती है, नॉर्मलाइजेशन, क्रिएटिंग डिक्शनरी, क्रिएट डॉक्यूमेंट वेक्टर्स, एंड क्रिएट डॉक्यूमेंट वेक्टर्स फॉर ऑल द डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे डॉक्यूमेंट का मतलब है जो हमने एक लाइन ली हुई है, अभी आपको 3 लाइन दी जाएगी या 2 लाइन दी जाएगी तो बोलेंगे 2 डॉक्यूमेंट है, 2 लाइन को 2 डॉक्यूमेंट बोला जाएगा वहाँ पे। ठीक है, और उसके ऊपर आपको ये पूरा बैग ऑफ वर्ड्स इंप्लीमेंट करके दिखाना पड़ेगा। एग्जाम्पल यहाँ नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे 3 लाइन दी है। अमन एंड अनिल आर स्ट्रेस्ड, डॉक्यूमेंट नंबर 1 लिखा है ना डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट नंबर 2 क्या लिखा है, अमन वेंट टू अ थेरेपिस्ट। डॉक्यूमेंट 3 लिखा है, अनिल वेंट टू डाउनलोड अ हेल्थ चैटबॉट। ठीक है, तो अब इसमें क्या किया, नॉर्मलाइजेशन के बाद में क्या बचा मेरे पास में, सब कुछ करके अमन एंड अनिल आर स्ट्रेस्ड पहले वाले में, दूसरा बचा अमन वेंट टू अ थेरेपिस्ट, तीसरा बचा अनिल वेंट टू डाउनलोड अ हेल्थ चैटबॉट। ठीक है, ये आ गया, ये बन गया डिक्शनरी हमारी। मतलब सबके कॉमन वर्ड्स हमने यहाँ ले लिए, अमन एंड अनिल आर स्ट्रेस्ड,
दूसरे डॉक्यूमेंट में अमन था तो हटा देंगे, वेंट टू अ थेरेपिस्ट यहाँ से ले लेंगे। फिर अनिल था, वेंट था, टू था, डाउनलोड यहाँ से लेंगे, पहले से था, हेल्थ और चैटबॉट ले लेंगे। तो हमारा पूरा क्या बन जाएगा, डिक्शनरी बन जाएगी। क्या बन गई, डिक्शनरी बन गई। ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा क्वेश्चन बेटा, ऐसे ही फॉर्मेट में आएगा। ये इसलिए मैंने फॉर्मेट दिखा दिया, इसी फॉर्मेट में आएगा, इसी फॉर्मेट में करना भी है तुमको। जब जाके 4 मार्क्स मिलेंगे। थर्ड करना क्या है, इसको ऐसे ऊपर लिख लेना अपनी कॉपी में, लंबी सी कॉपी होती है आपकी तो, है ना। फिर पहले सेंटेंस में जो जो वर्ड आया उसके नीचे 1 लिख देना, जो नहीं आया उसके नीचे 0 लिख देना। फिर यही तीनों के लिए करना है। ये पहले के लिए हो गया, ये पहले दूसरे तीसरे के लिए हो गया। पहले लाइन में इतने वर्ड थे, दूसरी लाइन में ये वर्ड थे, वेंट टू अ थेरेपिस्ट। तीसरी लाइन में वेंट टू अ डाउनलोड हेल्थ चैटबॉट था। तो जहां जहां 1 और 0 है उसको लिख लेना, ठीक है। बस इतना करके छोड़ना है। इसके आगे TF IDF बताया गया है, ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये आउट ऑफ द सिलेबस है, ठीक है। TF-IDF का मतलब है टर्म फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। तो टर्म फ्रीक्वेंसी मतलब वो फ्रीक्वेंसी कितने है, अमन कितनी बार आया, 2 बार आया, एंड कितनी बार आया, 1 बार आया, अनिल कितनी बार आया, 1 और 2 बार आया, आर कितनी बार आया, 1 बार आया। तो ये क्या हुआ, टर्म फ्रीक्वेंसी हुई। इनवर्स क्या हुआ उसका, कि कितने डॉक्यूमेंट थे मेरे पास, 1 2 3, तो 3 में से कितनी बार आया अमन, 2 बार आया। तो इनवर्स में आएगा 3/2, मतलब 2/3 नहीं, 3/2 इनवर्स हो गया ना, उल्टा। तो इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी बता दिया है मैंने, वैसे आता नहीं है क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है कि आउट ऑफ सिलेबस है, पर इन केस कभी गलती से आ जाए तो छोड़ना मत, छाप देना, मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक। ये बाकी ये लिखा हुआ है, ठीक है, 3/2 3/1 जो लिखा है। बाकी और कुछ नहीं आने वाला है, इसको छोड़ देना। बहुत ज़्यादा टेंशन मत लेना, सर वहाँ तो बहुत सारी वैल्यूज थी, कैसे निकाला, क्या है, आउट ऑफ द सिलेबस है, ठीक। ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। कौन सा वाला, NLP वाला। लास्ट चैप्टर है इवैल्यूएशन। इसमें बहुत लिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, और लिमिटेड क्वेश्चन में से हमको पढ़ना है। और क्या आता है ये मैंने आपको पहले पढ़ाया है, और मैं फिर से बता रहा हूँ कि क्या बनेगा और क्या आएगा। पहली बात तो इवैल्यूएशन क्या होता है, हमको सबको पता है, 5वां स्टेप है हमारे साइकिल का। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, मॉडल को टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो टेस्ट करने के लिए हमारे पास 4 जो फॉर्मूले हैं, वो 4 फॉर्मूले आते हैं। इसमें सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा क्या चीज़, यस, द कंफ्यूजन मैट्रिक्स याद करना पड़ेगा ढंग से। कंफ्यूजन मैट्रिक्स पे आ जाओ, जैसा नाम है वैसा काम भी है, नाम ही है कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये वाला चार्ट इसमें मत याद करो, पहला वाला, ये TPTN FP FN, ये इसमें भूल जाओगे कि कब होता है। आप तो ये वाला चार्ट याद करो, बनाना सीख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। पहली लाइन जहाँ पे यस है बेटा, ये वाले में ये दोनों पॉजिटिव है, ट्रू भी पॉजिटिव और फॉल्स भी पॉजिटिव है, ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव। दूसरे वाले में दोनों नेगेटिव है, फॉल्स नेगेटिव और ट्रू नेगेटिव। याद हो जाएगा ना। यहाँ पे प्रिडिक्शन आएगा और ऊपर आएगा रियलिटी, ठीक है। ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव ट्रू नेगेटिव, क्लियर। हाँ, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, याद रहेगा ना। देखो बेटा, ये याद क्यों करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि ये इसकी जो पोजीशन है, ट्रू पॉजिटिव की, फॉल्स पॉजिटिव की, फॉल्स नेगेटिव की, ट्रू नेगेटिव की, ये आपको याद रखने की, कहाँ पे क्या आता है, क्वेश्चन कैसे बनेगा इसमें, और ये क्वेश्चन बनेगा ही, 100% बनेगा। एक आपको चार्ट बना देंगे, कंफ्यूजन मैट्रिक्स दे देंगे, और यहाँ पे वैल्यूज होंगी, वहाँ पे लिखी होगी कि ट्रू पॉजिटिव की वैल्यू क्या है, फॉल्स पॉजिटिव की वैल्यू क्या है। वो वैल्यू आपको यहाँ पुट अप करनी है, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट अप करनी है, या पुट मिलेगी आपको ऑलवेज वैल्यू, आपको पता नहीं चाहिए कि वो ट्रू पॉजिटिव है फॉल्स पॉजिटिव है। यहाँ पे लिखा होगा 50 60 70 80, ऐसा लिखा होगा, 4 वैल्यू दी होगी, आपको नहीं बताया जाएगा कि ये ट्रू पॉजिटिव है फॉल्स नेगेटिव है, ठीक है। तो वो आपको अपना कंफ्यूजन मैट्रिक्स पहले बना लेना, जाते ही बना लेना पेज के लास्ट में। और हाँ, फिर से बता दे रहा हूँ, इसमें 2 सेट नहीं है, 3 सेट नहीं है, एक ही सेट आएगा पूरा। इस वाले पेपर में सेट नहीं आते हैं, ठीक है। तो सबका एक ही पेपर है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। हाँ, अभी ऑल द बेस्ट खत्म नहीं हुआ चैप्टर मेरा, आगे पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन लोग इवैल्यूएशन मेथड पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हमको सारा का सारा निकालना पड़ेगा, एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल निकालना पड़ेगा। एक्यूरेसी का जो फॉर्मूला होता है वो आता है करेक्ट प्रोडिक्शंस
बाय टोटल केसेस, कितने केसेस हैं इनटू 100%। परसेंट का साइन जरूर लगाना, लगाना मत भूलना। ठीक है, तो जितने भी ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव, तो ट्रू वाले ऊपर आ गए दोनों के दोनों, चाहे पॉजिटिव हो, मतलब करेक्ट प्रोडिक्शन जो है। प्रेडिक्शंस मैंने पढ़ा रखे हैं, अगर आपको ध्यान नहीं आता तो मुझे एक बार कमेंट कर देना, मैं रात को फिर से अगर होगा तो दोबारा एक वीडियो बना के भेज दूंगा, अगर ये वाला फिर से पढ़ना होगा तो। वैसे अब इतना टाइम नहीं है, अभी ये है कि रट लो, समझने का टाइम नहीं है, साल भर समझा नहीं है ना। हाँ, और यहाँ पे जितने भी केसेस है, मेरे पास 4 केसेस होते हैं वहाँ पे, तो चारों केसेस है, और चारों केसेस में मिला के कितना बनता है, 100% बनता है, तो 100 लिखना है, जो भी वहाँ पे है टोटल बनता है टोटल लिख देना, ठीक है, टोटल कितना आता है इंटू 100% कर देना, और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपने वैल्यूज भी डाल दी, थोड़ा बहुत सॉल्व भी किया तो ज़्यादा अच्छा है, सॉल्व कर लेना लेकिन, क्योंकि ये इसमें तो आपने वैल्यूज डाल दी तो मार्क्स मिल जाएंगे, आगे वाले में ना मिलेंगे, क्योंकि इसमें पूछा जाएगा आपसे क्या निकालने के लिए। एक बोलेंगे आपको एक्यूरेसी निकाल दो, एक बोलेंगे आपको क्या निकाल दो, प्रिसिशन निकाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव कितने हैं, ट्रू नेगेटिव, टोटल केसेस, टोटल केसेस पूछते हैं एग्जाम में कि टोटल केसेस कितने हैं, तो टोटल केसेस कैसे आते हैं, इन सबका जो सम आता है वो टोटल केसेस में आता है। ठीक है, टीपी टीएन एफपी और एफएन का सम जो है वो टोटल केसेस में आता है बेटा, ध्यान रहे, ये भूलना जाना। टोटल नेगेटिव कितने हैं, जहाँ पे नेगेटिव वाला जो है, जितने नेगेटिव नेगेटिव आ रहे हैं वो टोटल नेगेटिव। टोटल पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव कितने हैं, इसलिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स याद करना बहुत जरूरी है अपने को, वहां से निकलेगा ये क्वेश्चन आता है, टोटल केसेस कितने थे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब निकालना पड़ेगा प्रीसेशन का, बोलेंगे प्रीसेशन निकालो, या अगर नहीं निकालने को बोलेंगे तो भी ध्यान रखना, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूला आगे जाके एक दूसरे फॉर्मूले में यूज होता है, इसलिए भी आपको ये याद रखना पड़ेगा, है ना। एफर में सभी यूज होता है ना। चलो प्रीसिशन में, यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव है सिर्फ, और नीचे ओनली पॉजिटिव वाले हैं। ठीक है, तो इजी है निकालना, ओनली पॉजिटिव कितना है, ट्रू पॉजिटिव कौन सा है, वो वैल्यू वहाँ पे लिखी होगी, उसको उठा के यहाँ डालना फॉर्मूले में और सॉल्व कर देना। मैथ्स का क्वेश्चन पेपर बिगड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं, इतना मैथ्स कर लोगे। ठीक है, इतना तो करना पड़ेगा अब। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा रिकॉल। रिकॉल के लिए हमको एक ट्रू पॉजिटिव लेना पड़ेगा, फिर नीचे ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव, ये रिकॉल आपको लेना पड़ेगा, ये फॉर्मूला है, इसको भी याद करो, वैल्यू उठा के रखो और सॉल्व कर दो। ठीक है, प्रीसिशन बेटर है रिकॉल बेटर है, क्या बेटर है, प्रीसिशन ज़्यादा बेटर है। क्यों, क्योंकि इसमें सारा का सारा ऑल प्रोडिक्शंस आते हैं, इसीलिए ऑल पॉजिटिव प्रोडिक्शंस आते हैं, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा आंसर देता है ये। क्लियर, आगे बढ़ जाओ, हमारा सब छोड़ दो। एफ वन स्कोर, ये एफ वन स्कोर जरूर पूछा जाता है, रीजन वही है कि इसमें प्रिसेशन भी आ गया और रिकॉल भी आ गया, तो एक दो तीन, तीन फॉर्मूले ने पूछ लिया और 4 मार्क में पूछता है वो। ठीक है, तो प्रिसिशन इंटू रिकॉल डिवाइड बाय प्रिसिशन प्लस रिकॉल मल्टीप्लाई बाय 2, ये एफ वन स्कोर आ गया अपना। ठीक है, तो जब इन दोनों को निकाल पाओगे, प्रिसिशन और रिकॉल को वैल्यूज निकाल पाओगे, तब तो यहाँ पुट करोगे, इसीलिए वो वैल्यूज निकालना जरूरी है वहां पे, ताकि एफ वन आप स्कोर निकाल पाओ। नहीं भी निकाल पाओ तो फॉर्मूला लिखना, और प्रिसिशन और रिकॉल का जो फॉर्मूला है उधर, वो पूरी बड़ी सी इक्वेशन लिख के यहाँ पे छोड़ देना, अगर नहीं निकल रहा है तो, लेकिन कोशिश करना कि निकाल लो, काफी टाइम रहेगा, 2 घंटे का पेपर है कुल मिला के, उसमें आप निकाल पाओगे। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, रियलिटी दे दिया, प्रोडिक्शन दे दिया, प्रोडिक्शन दे दिया, आगे बढ़ोगे तो क्वेश्चंस आएंगे ऐसे, और ऐसे सॉल्व करना है इसको। ठीक, हो गया, हो गया ना। चलो, तो मैंने पार्ट 2 वाला कंप्लीट करा दिया है, सब लोगों का 40 मार्क्स तक प्रिपेयर्ड है। पार्ट 1 बहुत जनरल वाला है बेटा, बहुत जनरलाइज है, आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, सब जनरलाइज है। ग्रीन स्किल्स आपको पता है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपको पता है। हाँ, कम्युनिकेशन में आप एक मिस्टेक करते हो, मैं आपको बता देता हूँ कम्युनिकेशन में आप क्या मिस्टेक करते हो। वेयर इज दैट, आप लोग कम्युनिकेशन में क्या मिस्टेक करते हो, मेरा पार्ट 1, यस, एक छोटा सा दिखा देता हूँ मैं। कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन साइकिल नहीं पूछा जाता, सेंडर मैसेज मत नहीं पूछना, कोई पूछेगा नहीं।
देखो टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन जब आता है तो ये चार कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं, ये चार लिख के आना है, ठीक है। इंटरपर्सनल, रिटन, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन, या तीन भी लिख सकते हो जिसमें आता है कौन कौन सा आपके तीन जो मैंने बताए थे आपको। तीन कम्युनिकेशन में कौन कौन सा आ गया अपने, एक आता है हमारा वर्बल, दूसरा आता है नॉन वर्बल, और तीसरा आता है हमारा विजुअल। कौन कौन से हो गए, वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल। ये प्रेजेंटेशन में भेज दूंगा बेटा, ठीक है, इसके साथ टैग करूंगा, इसको पढ़ लेना, बहुत छोटे वे में समझाया हुआ है मैंने सबका सब। इसको पढ़ के जाओगे, फीडबैक पूछा अगर गुड फीडबैक क्या है तो ये दिया हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये 7 C's जरूर लिख के आना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जब बात होती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन से होते हैं, तो 7 C's लिख के आना पड़ेंगे, सातों C's। क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट, कर्टियस, ठीक है, ये लिख के आना है। बैरियर्स कौन कौन से, लिंग्विस्टिक बैरियर्स है, कल्चरल बैरियर्स है हमारे पास में, मतलब कम्युनिकेशन कैसे रुकता है, मेरी भाषा अलग है किसी और की अलग है तो लिंग्विस्टिक बैरियर हो गया, किसी का कल्चर कुछ और है मेरा कल्चर कुछ और है तो बैरियर्स हो गए। फिजिकल या ऑर्गेनाइजेशन बैरियर हो गया कि हम बोल नहीं पा रहे, किसी को समझा नहीं पा रहे हैं। इंटरपर्सनल हो गया, आपस में बातचीत ही बंद है, ठीक है। तो ये सारे के सारे मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में आपको चार नॉर्मल वाली पता होनी चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, जिसमें खुद के बारे में पता होना चाहिए, योर पर्सनैलिटी, ठीक है। स्पेसिफिक प्रोफेशन से आपकी प्रोफेशन से पता होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, अडेप्टेबिलिटी क्या होती है, ये आपको लिख के आना है। ये मैं डेफिनेशन वाला पूरा का पूरा ये स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूर आएगा, 100% आएगा, क्वेश्चन बनेगा, एमसीक्यू तो बनेगा लेकिन बनेगा, ठीक है। तो ये वाली मैं प्रेजेंटेशन आपको दे रहा हूँ, आपको पढ़ना है एज इट इज, फटाफट पढ़ के और फटाफट खत्म करो। ऑल द बेस्ट। और फटाफट बाद में जैसे एग्जाम होंगे ना तो मेरे वीडियोस पे कमेंट आना चाहिए कि सर पेपर अच्छा हुआ या नहीं हुआ, राइट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।